जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनको जो है आपके साथ डिस्कस किया था, और आज मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ लेकर जाना है। इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट के अंदर जो आपके पास चीज़ आ जाती है वो सबसे पहले मटेरियल आ जाता है। मटेरियल है जी, कोई भी चीज़ अगर आपने प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और तो वो जो मटेरियल आप लेकर आएंगे, obtaining द मटेरियल, रिसीविंग दैम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ है। कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ obtaining द मटेरियल, यानी जो पैसे आप मटेरियल को ख़रीदने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए जितने भी पैसे खर्च करते हैं वो उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। और इसके अंदर जो आ जाता है वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। इज़ नॉन एज मटीरियल किसी भी प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसकी मटीरियल कॉस्ट कहलाती है, जैसे कॉस्ट ऑफ वुड है, स्क्रूज हैं, ग्लू हैं, ठीक है। इसके फर्दर आगे जो है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हम आगे भी देखते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है मटेरियल की कि किसी भी प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको मटेरियल कहा जाता है। और मटेरियल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने तक जो पैसे खर्च होते हैं उसे कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी कुछ नॉर्मल सी डिविजन्स की गई हैं। रॉ मटेरियल होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो आप खाम माल यूज़ करते हैं उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। उसके बाद कंपोनेंट्स हैं, डैट इज़ अ कंप्लीट पार्ट डैट आर यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। वो कंपोनेंट्स आपको पता है, पुर्जा चार्जिंग को कहा जाता है। कंज्यूमेबल आइटम्स वो आइटम्स हो गई जो क्लीनिंग वगैरह के तौर पर यूज़ होती हैं। और मेंटेनेंस मटेरियल वो हो गया जो आप मशीनों की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल वगैरह करते हैं। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू मटेरियल का। इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें आ जाते हैं लेबर आपको पता है जो मजदूरी वगैरह, जो मजदूर हैं, इसमें जो वेजेस और सैलरीज हैं, यानी जो एम्प्लॉइज़ आपने रखे हुए हैं उनको जो आप पैसे दे रहे हैं उसको लेबर, उसकी कॉस्ट को लेबर कहा जाता है। फिर एक्सपेंसेस ओवरहेड में आ जाता है कि मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट होता है, बिजनेस रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, गैस है, टेलीफोन के बिल्स हैं, ये सारे आपके ओवरहेड में शामिल होते हैं। तो ये थी जी ओवरव्यू कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी वो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, और ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ये क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, जिसमें दो कैटेगरीज थी, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल आ जाता है, यानी जितने भी पैसे आप खर्च करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, या पार्ट फिनिश कौन से होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, वो सारे पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी हैं जी प्रोडक्शन कॉस्ट में? वो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका ताल्लुक जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ होता है, ठीक है। जैसे कपड़ा आपको चाहिए शर्ट की सिलाई के लिए, तो जो कपड़ा है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। दूसरा डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली इंगेज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी जो मजदूर जैसे शर्ट्स बना रहे हैं तो वो मजदूरों को जो पैसे दिए जाएंगे वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि डिज़ाइनर को आपने पैसे दिए, ठीक है। इसी तरह फ्रेट चार्जेस ने किराया वगैरह जो आपने पे किया मटेरियल को लाने के लिए, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये वो ओवरहेड होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है जी फ्यूल वगैरह, ठीक है, यानी मशीनों के अंदर जो फ्यूल चल रहा है या ईंधन आप डाल रहे हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा मशीन चलेगी, तो वो जो एक्सपेंस होगा वो ना डायरेक्ट मटेरियल है ना लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर आएगा। यानी जो ओवरहेड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। और प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर वो ओवरहेड शामिल होंगे जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फ्यूल वगैरह। उसके बाद ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्शन के साथ इंगेज नहीं होती, नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले एडमिन आ जाती हैं। एडमिन कॉस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को जो पैसे दिए जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। सेलिंग कॉस्ट, चीज़ों को बेचने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसे डिलीवरी वगैरह। और फाइनेंस कॉस्ट का ताल्लुक जैसे इंटरेस्ट वगैरह के साथ होता है।
जो इंटरेस्ट वगैरह जैसे आप लोग पे करते हैं, आपने अगर लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर जो आप सूद या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो सारी कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएंगी। तो ये सारी जो कॉस्ट है ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि इनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं है, सेल वगैरह के साथ है या एडमिन के साथ है। और वो तो आम कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट जी हमारी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बाय नेचर। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाती हैं, जैसे मैं अभी ऊपर बात कर रहा था मटेरियल की सब कैटेगरीज। तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट होती हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोडक्ट की मेकिंग के साथ होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चेयर है, तो उसका जो मेजर पार्ट है चेयर का वो लकड़ी है, तो लकड़ी जो होगी वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगी। इसी तरह डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ इंगेज होती है, जो बना रहे हैं, जैसे मजदूर हैं अगर वो चेयर बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट लेबर में काउंट होगा। और इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि जितने भी डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए वो ज़रूरी होते हैं। जैसे डिज़ाइनर के ऊपर मैंने बात की थी, डिज़ाइनर अगर नहीं बनाएगा तो वो लाज़िम वाला चीज़ भी नहीं बनेगी। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल और लेबर का सम होता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि अगर ये जो माइनर पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, यानी जो माइनर पोर्शन होता है जो हमें इतना नज़र नहीं आता। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिनका डायरेक्टली लिंक होता है या मेजर पार्ट होता है किसी प्रोडक्ट का, और ये माइनर पार्ट होता है। इनको अमूमी तौर पे हम ओवरहेड कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर बात की थी, जिसमें ऑयल वगैरह आ जाता है। एक्सपेंस तो हो रहे हैं, ये रेंट वगैरह ये सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, लेकिन इनका ताल्लुक क्योंकि उसके साथ नहीं है, प्रोडक्ट के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं ओवरहेड में फॉलो करती हैं। हाँ, फर्दर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन के अंदर। इसमें से जो प्रोडक्शन होते हैं जैसे फ्यूल ऑफ रनिंग मशीन, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाएगी। ठीक है, और जो नॉन प्रोडक्शन होंगे वो नॉन प्रोडक्शन में जैसे सेलिंग वगैरह आ जाएंगे। तो इनकी फर्दर कैटेगरीज भी मजीद इस तरह बनती हैं। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता जाता हूँ। वेरिएबल जो है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो जिनका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन के साथ होता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होती जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका, किसी भी इसका जो वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा, और ये कांस्टेंट रहती है पर यूनिट, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट आ जाता है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक जो होता है वो प्रोडक्शन के साथ नहीं होता। आप प्रोडक्शन करते जाएंगे लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। जैसे रेंट है, रेंट आपका सेम रहेगा चाहे आप 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, तो ये फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ये ख़ास लिमिट तक फिक्स रहती है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, और उसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी अगर आपने ज़्यादा चीज़ें, अगर आपका चीज़ें कम हैं तो आपको गोदाम की स्पेस कम चाहिए, लेकिन अगर आपने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो करनी हैं, सेव करनी है, तो आपको वेयर हाउस मज़ीद हायर करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, आपको रेंट मज़ीद पड़ जाएगा। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट हो गई जो कि एक ख़ास लिमिट के बाद चेंज हो जाती है। जैसे अगर एक बिल्डिंग आपने ली हुई है तो एक बिल्डिंग का किराया, लेकिन अगर दूसरी बिल्डिंग लेनी पड़ गई तो दूसरी बिल्डिंग का किराया, तो वो स्टेप फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होती हैं जो जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन शामिल होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है, जिसमें लाइन रेंट जो होता है वो फिक्स होता है, इसके ऊपर जितने यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो चेंज होता जाएगा। तो ये सारे आपके स्टेप्ड वेरिएबल बन जाएंगे या सेमी वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी वही होती है जी, खास लिमिट तक वो सेम रहती है, उसके बाद वो चेंज हो सकती है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये।
तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 2 जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन को मैंने डिटेल में देखा। लेक्चर नंबर 3 जो है इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का कंप्लीट जो है इसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिए हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर मजीद मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनालिसिस कैसे करना है फिक्स के अंदर और वेरिएबल के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।